Hello everyone, welcome to College Learners। ड्यू सोल सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के लिए ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। हम इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। इसमें हम यूनिट फर्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानेंगे। हमारा सब टॉपिक है, ये हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स 6, ठीक है। तो इसमें सब टॉपिक क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, मार्कर ले लूँ फिर। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी उत्पत्ति, विवादित उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इसमें इसको 4 पार्टों में डिवाइड करा गया है, ठीक है। पहला है ए पार्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, बी बिग बैंग का अध्ययन करेंगे, सी ब्रिंगिंग इन डिकोलोनियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली को समझना। ये हमारे सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्यतः एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसा स्टडी है जिसके अंतर्गत इस बात से अवगत कराता है कि किस प्रकार से राष्ट्र, राज्य और गैर सरकारी संगठन राजनीतिक, अर्थशास्त्र, संघर्ष और सुरक्षा से जुड़े विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में परस्पर क्रिया से कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा, आप समझ गए कि वर्ल्ड में 209 इतने तक मतलब हमारे कंट्रीज़ हैं। ये पूरे कंट्रीज़ मिलकर एक इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने राज्य के अंदर उसके गैर सरकारी संगठन है, वो राजनीति में, अर्थशास्त्र में, संघर्ष और सुरक्षा से जुड़े हुए एक इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करती हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अनुयायी संघर्ष और सद्भाव पर चर्चा करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। थर्ड पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है सन 1648 में वेस्टफोलिया की संधि के बाद पश्चिम में शुरू हुआ था। इंटरनल असेसमेंट में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, वो कब शुरू हुआ था, तो 1648 में शुरू हुआ था। फोर्थ है हमारा पॉइंट, वर्तमान में जो इंटरनेशनल रिलेशन है बड़े पैमाने पर पश्चिम यूरोप के मूल्यों और मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब कि जो पश्चिम यूरोप है उसके मूल्यों को और उसके मानदंडों का एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इंटरनेशनल रिलेशन विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना, कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसकी सुरक्षा की बात करता है। विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति क्या है और वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययनों से संबंधित होता है ये। अब बात करते हैं, ये हमारा पूरा क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन को समझाने के लिए ये पॉइंट्स थे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बीच सत्ता के लिए संघर्ष क्या क्या है। तो पहले आते हैं हमारे पॉलिटिशियन हैंस जे मार्गेनथाउ, ठीक है। ये अपनी बुक्स में लिखते हैं पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस के अंदर इन्होंने सत्ता के बीच क्या क्या संघर्ष है उसके बारे में बता रखे हैं। तो आप 1 वर्ड क्वेश्चन में ये पूछ भी सकता है आपके लिए कि इंटरनल असेसमेंट में कि हैंस जे मार्गेनथाउ की बुक का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर एंड पीस है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये मैं हटा दूँ, आप लोगों को PDF में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अब बात करते हैं दूसरा है प्रोफेसर चार्ल्स श्लीचर। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राज्यों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया है। तीसरे आते हैं हार्टमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन के एक क्षेत्र की प्रक्रिया पर केंद्रित है जिसके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य राज्यों के
राष्ट्रीय हितों से समायोजित करता है। ठीक है, मैं एक बार नेट ऑफ कर दूँ। ये है हमारे 3 जिसमें आपने देख लिया कि इसको लेकर के IR राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय, क्षेत्र और प्रकृति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके विषय और उसके प्रकृति क्या है, विषय, क्षेत्र और उसकी प्रकृति के बारे में। तो पहला पॉइंट है राज्यों की प्रकृति और कार्य, राज्य सत्ता पर प्रभाव, विश्व पटल पर महाशक्तियों की स्थिति और व्यवहार। अब देखिए, बायलिस और स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियादी विशेषताओं के बारे में बात की है। देखो, ये आप इंटरनेशनल रिलेशन के प्रॉपर्टीज़ या विशेषताओं, कैरेक्टर, इन सब में इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको लर्न कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो भी मैं समझा रही हूँ उसके बेस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है राज्य राष्ट्र के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी विशेषता क्या है कि ये है राज्य और राष्ट्र के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। दूसरा, गैर राज्य अभिकर्ताओं का अस्तित्व, शक्ति, सुरक्षा, प्रमुख शक्तियों की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा। ठीक है, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्लेषण के 3 स्तर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन भी देखे हैं, बुक के पीछे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ऐसे 1 मिनट में क्वेश्चन बताती हूँ। विश्लेषण के 3 स्तर के विचार के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र का विश्लेषण करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप पता है क्या कर सकते हैं, पहले विश्लेषण के 3 स्तर के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ये वाला जो मैं अभी पॉइंट बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप ये जो हमने इसकी विशेषता और प्रकृति पढ़ी थी ना, ये सब पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं विश्लेषण के 3 स्तर। विश्लेषण के 3 स्तर, पहले तो हम जान लेते हैं कि कैथन वोल्टेज ने 1959 में मैन द स्टेट एंड वॉर, इसमें इन्होंने 3 स्तर के बारे में विश्लेषण किया था। पहला स्तर क्या था, व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण हम देखेंगे कि मानव व्यवहार की शैली या किसी विशिष्ट नेता, राजनीति नेता के व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत स्तर, विश्लेषण का केंद्र मानव की प्रकृति होती है, क्योंकि इसमें देखो एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए वहाँ पे केंद्र बिंदु क्या होगा, मानव होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा राज्य स्तर पर विश्लेषण, राज्यों के व्यवहार की जांच की जाती है। यहाँ पर मानव के व्यक्तिगत स्तर पर मानव के व्यवहार की जांच की जाएगी, और दूसरा राज्य के स्तर पर राज्य के व्यवहार की जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार राज्य का चरित्र उसकी विदेश नीति की दिशा किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, ये तो था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। तीसरा है व्यवस्था के स्तर पर विश्लेषण, वैश्विक स्तर की प्रणाली की जांच व्यवस्था स्तरीय विश्लेषण द्वारा की जाती है। ठीक है, विशेषकर यह बताता है कि वैश्विक व्यवस्था राज्य के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ पे हमारे विश्लेषण के 3 स्तर समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो हमारा सब पॉइंट था, बिग बैंग का अध्ययन। बिग बैंग का अध्ययन क्या था, इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वेस्टफोलियो की संधि अराजक व्यवस्था की प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी। सन 1648 और 1919
जैसे वर्षों ने एक अराजक संप्रभु राज्य व्यवस्था का एक रचनात्मक स्तर निर्धारित किया, जिससे अध्ययन के लिए बिग बैंग के अध्ययन के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है। E.H. कार ने अपनी पुस्तक द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939 में यथार्थवाद और कल्पनावाद के मध्य अंतर किया था। ये थी हमारी बिग बैंग का अध्ययन। अब देखते हैं बिग बैंग के अंदर ही कि राजनीतिक भी नैतिकता को प्रभावित करती है और नैतिकता प्राधिकरण की बाहरी अभिव्यक्ति है। शक्ति, सदाचार और नैतिकता के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पीछे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शक्ति के संदर्भ में व्याख्या करता है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सहयोग और शांति के संदर्भ में व्याख्या करता है। और रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समाजीकरण परिणामों की तर्क के संबंध में व्याख्या करता है। ठीक है। यथार्थवाद, आदर्शवाद और रचनावाद किसके संदर्भ में व्याख्या करते हैं उसके बारे में यहाँ बिग बैंग के अध्ययन में बताया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिग बैंग के अध्ययन के विचार पर विवाद क्या है ये भी देख लेते हैं हम कि आखिर में इस पर विवाद क्यों है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं, MNCs कंपनी, ठीक है, इनका एक समूह विश्व को उत्पादन, उपभोग और निवेश के लिए एक विशाल बाजार के रूप में देखता है, पूरे विश्व को। ठीक है। दूसरी ओर कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता अधिक परोपकारी हैं। वे मानते हैं कि सभी लोगों को मौलिक अधिकार कायम हो और विश्व एक सामान्य मानवता से बंधा हुआ हो। ठीक है। ये सबसे अच्छा है कि वो पूरे विश्व की जितने भी मनुष्य हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो बात करता है मानवता की। MNCs के मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अभिकर्ता हैं जो बहुत ही परोपकारी रूप से मानव के बारे में सोचते हैं। अब कुछ शब्दकोश हैं, आप इसके बारे में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। यथार्थवाद का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यापक बौद्धिक परंपरा जो मुख्य रूप से शक्ति संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करती है। आदर्शवाद एक दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रमुख प्रभाव के रूप में अकेले शक्ति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बल देता है। अराजकता का क्या मतलब है? संपूर्ण रूप से अव्यवस्थित राज्य जहां कोई सत्ता या प्राधिकार ना हो, यानी कि कहीं ऐसे राज्य पे मतलब जहाँ पे शासन हो रहा है वहाँ पे कोई राज्य नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, वो बिल्कुल अराजकता है वहाँ पे। ठीक है। शक्ति के बारे में बात करें तो लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने का सामर्थ्य अथवा क्षमता, जिसे कुछ मूर्त और व अमूर्त विशेषताओं के अधिकार से मापा जाए। ये था हमारा शब्दकोश। अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट निष्कर्ष की, फिर हमारा एक चैप्टर फिनिश, यानी कि एक यूनिट ख़त्म ओनली 14 मिनट्स के अंदर। ठीक है। चलिए निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अपनी सभ्यतागत और सांस्कृतिक उत्पत्ति की खोज कर रहा है। दूसरा पॉइंट है, ये मूल्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और ये सनातन धर्म या अद्वैत दर्शन, सिख मत आदि पर आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार समकालीन ज्ञान को स्वदेशी मॉडल के साथ आत्मविश्वास पर ध्यान देना चाहिए और सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट सुसंगठित होना चाहिए। इस प्रकार विश्व के सामूहिक हित पर ज्ञान के उत्पादन को विचार करना चाहिए जिससे हम सभी साझा करते हों। थैंक यू सो मच। पूरे 14 मिनट्स के अंदर हमारा एक यूनिट ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स का। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों के पेपर से पहले मैं सारे बुक्स जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस अंदर सब्जेक्ट हैं कोशिश करूँगी कि मैं पेपर से पहले ला सकूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।